हेलो एवरीवन। हम लोग मॉडर्न इंडिया की एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे, जिसके अंदर लास्ट क्लास में हम लोगों ने गांधी एन एरा डिस्कस किया था। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे गांधी जी के बारे में। तो आज स्टार्ट करते हैं। द पूना पैक्ट 1932 इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट बिकॉज पूना पैक्ट 1932 को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इट रिकॉग्नाइज द डिप्रेस्ड क्लासेस एज अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी। इसने डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब दलित वर्गों को एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में मान्यता दी थी। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट अबॉलिश द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस एंड रिप्लेस्ड देम विथ रिजर्व्ड सीट्स। इसने डिप्रेस्ड क्लासेस के पृथक निर्वाचिका को समाप्त कर आरक्षित सीटों की व्यवस्था की थी। इट प्रोवाइडेड जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इसने हिंदू और मुसलमानों के लिए संयुक्त निर्वाचिका की व्यवस्था की थी। फोर्थ पॉइंट कह रहा इट वॉज एन अग्रीमेंट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द कांग्रेस। ये ब्रिटिश और कांग्रेस के बीच में एक समझौता था। तो पूना पैक्ट 1932 हम लोग पढ़ते हैं कि पूना पैक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी कम्युनल अवार्ड। इस कम्युनल अवार्ड के अंदर डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे, इसीलिए गांधी जी बैठ गए थे आमरण अनशन पे। अब गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में ये पैक्ट साइन किया गया था। इसके अंदर बी आर अम्बेडकर को कन्विंस किया गया कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के डिमांड को वापस ले ले और हम उन्हें जॉइंट इलेक्टोरेट्स में ही रिजर्व सीट्स ज्यादा दे देंगे। पहले सीट्स देते थे 71, उसको बढ़ा के कर दिया 148। तो ये तो गलत है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को खत्म किया था और उन्हें रिजर्व सीट्स दे दी गई थी। तो अपना आंसर नंबर बी हो जाएगा सही। किसके बीच में साइन हुआ था पूना पैक्ट? तो गांधी एंड अंबेडकर। गांधी जी क्योंकि इस टाइम में येरवाड़ा जेल में थे, इसलिए मदन मोहन मालवीय ने इस पैक्ट पे हस्ताक्षर किए थे। और कौन कौन था मीडिएटर्स? मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, मेनली इनके नाम आते हैं कि इन्होंने मीडिएट किया था पूना पैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 वर हेल्ड अंडर विच एक्ट? प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 1937 के प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के अंदर आयोजित किए गए थे? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारत परिषद अधिनियम 1909, 1919, 1935 या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1937 के अंदर जो प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शंस हुए थे, मतलब प्रांतों के अंदर जो चुनाव हुए थे, वो कौन से एक्ट के तहत किए गए थे? तो 1937 से जस्ट पहले कौन सा एक्ट आया था? 1935 वाला एक्ट। इसके अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई थी और इसके अंदर इलेक्शंस की बात की गई थी। वोट्स दिए थे लगभग 15% ऑफ पॉपुलेशन में, इसीलिए प्रांतों में इलेक्शंस हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन्ड इन 1939 बिकॉज 1929 में कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा क्यों दिया? अब इस्तीफा क्यों दिया उससे पहले ये जान लें कि कौन सी प्रोविंस में कौन कौन से मिनिस्टर्स थे। इसके लिए हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद द प्रोविंसेस दे लेड आफ्टर द 1937 इलेक्शंस। 1937 के चुनावों के बाद नेताओं को उनके प्रांतों से मिलाइए। टोटल कितने प्रांत थे अपने यहाँ पे? 11 प्रांत थे। चुनाव में कांग्रेस ने कितने सीट्स जीती? 7 प्रांतों पे। 4 ऐसे प्रांत थे जिसमें कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई थी।
तो कौन से लीडर ने कौन से प्रांत में? सी राजगोपालाचारी, बीजी खैर, गोविंद वल्लभ पंत और हरे कृष्णा मेहताब। सी राजगोपालाचारी थे मद्रास में, बीजी खैर थे बॉम्बे में, गोविंद वल्लभ पंत थे यूपी में और हरे कृष्ण मेहताब थे उड़ीसा के अंदर। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का सी, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन नंबर बी। 4 प्रांतों में तो अपन ने देख लिया कि किस किसने सरकारें बनाई है, बाकी के प्रांतों में किसने बनाई थी? तो 11 तो टोटल प्रोविंस है, उसमें से 3 सबसे बड़े, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। बंगाल के अंदर कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बनाई थी, बंगाल में थी कृषक पार्टी। कौन थी? कृषक पार्टी। किसके नेतृत्व में? फजल उल हक के नेतृत्व में। बॉम्बे में हमने अभी बात करी थी बीजी खेर, मद्रास में सी राजगोपालाचारी। 3 बड़े वाले हो गए। उसके बाद में ले लेते हैं यूपी एमपी। यूपी में किसने बनाई थी? गोविंद वल्लभ पंत ने। और एमपी में एन बी खरे के नेतृत्व में सरकार बनी। 3 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले, टोटल कितने हो गए? 5। 2 और ले लेते हैं, उड़ीसा और बिहार। बिहार के अंदर थे श्री कृष्णा। बिहार में श्री कृष्णा और उड़ीसा के अंदर हरे कृष्णा। ये मेहताब थे और ये सिन्हा थे। तो उड़ीसा के अंदर तो हरे कृष्णा मेहताब, बिहार के अंदर श्री कृष्णा सिन्हा। एक था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसके अंदर थे डॉक्टर खान साहिब, जो कि खान अब्दुल गफार खान के भाई थे। और कौन बच गया पीछे? तो असम और सिंध और पंजाब। असम के अंदर और सिंध के अंदर बनी थी कोएलिशन गवर्नमेंट्स। पंजाब के अंदर थी यूनियनिस्ट पार्टी। तो ये हो गए अपने टोटल 11 प्रोविंसेस। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यूपी, एमपी, उड़ीसा, बिहार, इसको अलग, और ये 3 3 2 5 2 7 8 और 3 11। बंगाल में कृषक पार्टी की सरकार बनी थी, बॉम्बे में बीजी खेर, मद्रास में सी राजगोपालाचारी, यूपी में गोविंद वल्लभ पंत, एमपी में एनबी खेर। अब बॉम्बे के अंदर तो है बीजी खरे, बीजी खैर इसमें है और इसमें खरे है। बॉम्बे में खैर और एमपी में खरे, इसको याद रखना। और यहाँ पे श्री कृष्णा है और यहाँ पे हरे कृष्णा है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में डॉक्टर खान साहिब, असम और सिंध के अंदर बनी थी कोएलिशन गवर्नमेंट्स और पंजाब में थी यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो इनको याद रखना। अब बात करते हैं कि कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज को छोड़ा क्यों था, मतलब उन्होंने अपनी पदों से इस्तीफा क्यों दिया था। कब दिया था इस्तीफा? 1939 में। गवर्नर्स इंटरफियर्ड एक्सेसिवली इन एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर ने प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप किया। कम्युनल राइट्स स्प्रेड अक्रॉस प्रोविंसेस, प्रांतों में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। इंडिया वाज इंक्लूडेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट कंसेंट, भारत को उसकी सहमति के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया। या फिर मुस्लिम लीग अपोज दी कांग्रेस रूल, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस शासन का विरोध किया।
तो 1939 वाला जो फेज था उसके अंदर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स ने इंडियन गवर्नमेंट को भी शामिल कर लिया विदाउट द परमिशन ऑफ इंडिया। इंडिया के लोगों की बिना सहमति के ही उनको वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल कर लिया। इसके लिए उन्होंने सारे के सारे प्रोविंसेस में अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया वॉज इंक्लूडेड इन दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट दी कंसेंट। 1929 की बात है, 15 नवंबर को इन्होंने इस्तीफा दिया था 1939 में। ये वाला जो पॉइंट है, मुस्लिम लीग अपोज दी कांग्रेस रूल, ये वाला भी कुछ हद तक सही है, लेकिन इमीडिएट कारण ये नहीं था। अब मुस्लिम लीग ने कैसे अपोज किया था कांग्रेस को? तो यूपी के अंदर इलेक्शन से पहले अलायंस बनाया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, लेकिन इलेक्शंस के बाद में मुस्लिम लीग को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। इसीलिए मुस्लिम लीग ने पूरे के पूरे कांग्रेस को और इलेक्शंस को ही बॉयकॉट कर दिया, बोले हम तो शामिल ही नहीं होंगे इस सब चीजों में। फिर मुस्लिम लीग ने बोला कि कांग्रेस के नेतृत्व में हम मुसलमानों पे तो अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रही है। इन एट्रोसिटीज को जांचने के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था पीरपुर कमेटी। पीरपुर कमेटी। और जब कांग्रेस ने अपने इस्तीफे दिए थे, कांग्रेस के मेंबर्स ने जब इस्तीफे दिए थे, तब मुस्लिम लीग बड़ी राजी हुई। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मनाया मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस। बोले हमको तो कांग्रेस से मुक्ति मिल गई कि उन्होंने ये सारे के सारे प्रांत छोड़ दिए। तो ये बात याद रखनी है। क्या पीरपुर समिति का गठन क्यों किया गया? कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम्स पे एट्रोसिटीज हो रही है कि नहीं हो रही, इस चीज को जांचने के लिए पीरपुर कमेटी का गठन किया गया। कांग्रेस ने इस्तीफा कब दिया? 15 नवंबर। और मुक्ति दिवस कब? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग was held in March 1940. मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 में हुआ था। The Muslim League demanded a separate Muslim community. मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम समुदाय की मांग की। In 1933, चौधरी रहमत अली coined the term पाकिस्तान। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द गढ़ा। In the Allahabad session of 1930, the poet Iqbal talked about a separate Muslim community. अब ये 4 स्टेटमेंट्स में से सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो ये क्या बात हो रही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का लाहौर के अंदर एक अधिवेशन हुआ था 1940 के अंदर। मोहम्मद अली जिन्ना प्रेसिडेंट थे इनके, और इसके अंदर बोला गया था कि मुस्लिम्स को एक सेपरेट कम्युनिटी बनाओ, मतलब हमको इन सबसे अलग करो, मुस्लिम्स को एक सेपरेट समुदाय ही बना दो। ये वाला पॉइंट भी सही है। इन 1933 चौधरी रहमत अली कॉइन्ड द टर्म पाकिस्तान। पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति 1933 में ही हो गई थी। चौधरी रहमत अली ये कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, और इन्होंने एक पैम्पलेट निकाला था, नाउ और नेवर। इस पैम्पलेट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान शब्द का यूज किया था। और 1930 में इलाहाबाद सेशन में इकबाल नाम के एक कवि ने सेपरेट मुस्लिम कम्युनिटी की डिमांड पहले ही कर दी थी। तो ये डिमांड पहली बार नहीं उठी थी, लेकिन इसको लेमलाइट में इसलिए लाया गया क्योंकि इसको इसके सेशन में उठाया गया। बाकी इकबाल ने 1930 में बोल दिया था कि हमें एक मुस्लिम कम्युनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट्स
पहली सही, दूसरी भी सही, तीसरी और चौथी सारे के सारे सही है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following was not a provision of the August Proposal 1940? अगस्त प्रस्ताव 1940 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वॉर एडवाइजरी कमिटी, युद्ध सलाहकार समिति का गठन। इंडियंस वुड बी गिवन पूर्ण स्वराज, भारतीयों को पूर्ण स्वराज दिया जाएगा। इंडियंस वुड बी इनवाइटेड टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीयों को संविधान बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। या फिर इंडियंस वुड बी गिवन मेजॉरिटी इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को बहुमत दिया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 कौन लेके आया? तो लॉर्ड लिनलिथगो लेके आए थे। कौन लेके आया? लॉर्ड लिनलिथगो। इसके अंदर क्या हुआ और क्यों लेके आए अगस्त प्रस्ताव? क्योंकि 1940 वाला टाइम वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। अब इंडियंस तो वैसे ही अपोज कर रहे थे कि हमको शामिल कर दिया, हमको पूछा ही नहीं। अब इंडियंस को राजी करने के लिए, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग प्रपोजल्स लाए गए ताकि इंडियंस का कोऑपरेशन मिल सके। तो इनमें से कौन सा एक प्रोविजन नहीं था? पहला बोला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वॉर एडवाइजरी कमिटी। अगस्त प्रस्ताव में बोला गया कि इंडिया के अंदर एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन कर दिया जाएगा। क्या करेगी ये? ऑब्वियस सी बात है, वॉर एडवाइजरी कमिटी मतलब लड़ाई वगैरह के मामले में एडवाइस देगी। पहला स्टेटमेंट सही है। इंडियंस वुड बी गिवन पूर्ण स्वराज, भारतीयों को पूर्ण स्वराज दिया जाएगा। पूर्ण स्वराज की बात में यहाँ पे नहीं कही गई थी। 1940 तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। किसकी? डोमिनियन स्टेटस। तो अपना सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंडियंस वुड बी इनवाइटेड टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीयों को बोला कि आपको संविधान बनाना है तो आप संविधान बनाओ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात नहीं कही गई। संविधान सभा की अभी तक यहाँ पे कोई बात नहीं कही गई थी। और बोला गया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी गवर्नर जनरल की, उसके अंदर इंडियंस को मेजॉरिटी में रख देंगे। तो ये सारी बातें कही गई थी, सिर्फ पूर्ण स्वराज वाली बात नहीं कही गई। तो कौन सी बात कही? बोला तुमको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। एक और बात क्या इंपॉर्टेंट थी इस अगस्त प्रस्ताव में? किसमें बोला कि माइनॉरिटी को वीटो दे दिया। वीटो कैसे? लॉर्ड लिनलिथगो ने बोला कि हम कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जिसमें माइनॉरिटीज अग्री नहीं करते, मतलब कोई भी अग्रीमेंट पे साइन नहीं होगा विदाउट कंसीडरिंग द माइनॉरिटीज। जब तक माइनॉरिटीज नहीं चाहेंगे तब तक उस अग्रीमेंट पे साइन नहीं होगा। मतलब एक तरह से माइनॉरिटीज को वीटो का पावर दे दिया 1940 के अगस्त प्रस्ताव से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम पवनार आश्रम महाराष्ट्र, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ पवनार आश्रम महाराष्ट्र से किया। द डिमांड ऑफ द सत्याग्रही वाज द फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द वॉर थ्रू एंटी डिक्लेरेशन, सत्याग्रही की मांग थी कि युद्ध के विरुद्ध भाषण देने की स्वतंत्रता मिले, एंटी वॉर डिक्लेरेशन। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही, पहले सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अब इसमें से असत्य कथन कौन सा है? इंडिविजुअल सत्याग्रह कब हुआ ये? तो ये हुआ था अगस्त प्रस्ताव के जस्ट बाद। क्यों? क्योंकि इसमें माइनॉरिटीज की वीटो की बात कर दी, तो अब वीटो तो दे नहीं सकते माइनॉरिटीज को, इसीलिए इस अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कांग्रेस ने। अब गांधी जी ने बोला कि हम इंडिविजुअल सत्याग्रह लेके आएंगे। इसके पीछे भी दो कारण, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, कुछ लोग तो कह रहे थे कि हम लोगों को एक बड़ा मूवमेंट चलाना चाहिए जिससे कि ब्रिटिशर्स हमें नहीं सहन कर पाएंगे और वो
छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके तरफ दो प्रेशर आ रहे हैं, एक तो बाहर से भी प्रेशर हो रहा है और एक इंडिया से भी अगर मूवमेंट्स होंगे तो उन दोनों को टैकल नहीं कर पाएंगे। एक ऐसे लोग थे जो बोलते थे कि नहीं, अभी ब्रिटिशर्स उसमें बिजी है, और अगर ब्रिटिशर्स उसमें बिजी रहे, मतलब अगर बाहर वाली जंग हार गए तो वहां से आ जाएंगे जापान वाले, और वो ब्रिटिशर्स से भी खतरनाक है। तो इसीलिए हम लोग पूर्ण स्वराज कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए हमें व्यक्तिगत सत्याग्रह करना चाहिए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह वाली बात मानी और गांधी जी ने लॉन्च किया। कहां से? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से। क्या डिमांड थी सत्याग्रह की? फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द वॉर। हमें बोलने की फ्रीडम चाहिए कि भाई हम बोल सके कि हमें युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमें बिना मर्जी से युद्ध में ले जाया जा रहा है। और जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही। पहले सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो कौन था? विनोबा भावे। पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे ब्रह्मदत्त। तो गलत कथन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। ये वही विनोबा भावे है जिन्होंने आगे जाके भूदान मूवमेंट चलाया। कौन सा मूवमेंट? भूदान मूवमेंट। विनोबा भावे जो थे वो गांधी जी के स्पिरिचुअल सक्सेसर थे, और जवाहरलाल नेहरू थे पॉलिटिकल सक्सेसर। ठीक है, तो ये बातें भी याद में रखनी, इंडिविजुअल सत्याग्रह से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया वुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस विद इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। भारत को स्वतंत्र विदेशी नीति के साथ डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी एस्टैब्लिश्ड। संविधान सभा स्थापित की जाएगी। और अ सेपरेट अग्रीमेंट वुड बी मेड विद द माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग समझौता किया जाएगा। इसमें से सही कथन कौन सा है? क्रिप्स मिशन कौन लेके आया? क्रिप्स मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन में सिर्फ एक ही मेंबर था, तो ये था वन मेंबर मिशन। कोई पूछ लेगा कितने मेंबर थे, ऑप्शन दे देगा 3, 5, 7, 9, 1, तो सिर्फ एक मेंबर, मतलब इकलौते स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। अब इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस किए गए? इसमें बोला इंडिया वुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस विथ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। पहले तो सिर्फ अगस्त प्रस्ताव में तो बोला कि सिर्फ डोमिनियन स्टेटस ले लो, उससे राजी नहीं हुए तो बोले डोमिनियन स्टेटस भी ले लो और फॉरेन पॉलिसी भी तुम ले लो, लेकिन डिफेंस हमको दे दो। डिफेंस क्यों दे दो? क्योंकि हमें वॉर में जाना है, इसीलिए हमको डिफेंस दे दो, फॉरेन पॉलिसी तुम रख लो और डोमिनियन स्टेटस भी तुम रख लो। और इसके अंदर पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई। संविधान सभा, अगस्त प्रस्ताव में तो बोला संविधान बना लो, इसमें बोला कि संविधान सभा के साथ मिलके, मतलब उस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा बना लो, और माइनॉरिटीज के साथ में अलग से एक अग्रीमेंट किया जाएगा। तो ये वाली बात भी सही है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी। एक और बात क्या बोली गई थी इसके अंदर? इसके अंदर बोली गई थी कि प्रोविंसेस जो हैं वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। 1935 के एक्ट में हम पढ़ते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया था, बनाने का प्रावधान था, हालांकि वो कभी नहीं बन पाया। तो अब उसमें बोला गया कि जितने भी प्रोविंसेस हैं वो अगर इंडियन यूनियन के साथ में नहीं रहना चाहते तो आप अपने अलग हो जाओ और अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। तो ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम गांधी एरा को कंप्लीट कर लेंगे।
थैंक यू।